अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आपको तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। पहले होता था, हम बचपन में सुनते थे कि बड़े बुज़ुर्ग कहते थे बेटा दर्दों का बहुत ज़ोर है। अरे वो बड़े बुज़ुर्ग पता कौन होते थे? जिनकी उम्र 70 साल के करीब होती थी, या अगर कोई इतना लकी होता इनकी 70 साल से ज़्यादा उम्र होती तो वो कहते थे बेटा हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है, दर्द करती हैं, उंगलियां दर्द करती हैं। और हमें होता था कि अच्छा भी हम भी जब बूढ़े होंगे तो हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो है चीज़ें इतनी मुख्तलिफ हो गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया हुआ है कि पहले जो सुनते किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, एक तो वो बहुत कॉमन हो गया हुआ है। अच्छा जी फलाने की कॉज ऑफ डेथ क्या थी? उनको हार्ट अटैक आ गया। अरे वो तो बहुत जवान था। जवान लोग इतनी जल्दी जो हैं वो जा रहे हैं कि अब वो वाला ज़माना नहीं रहा कि हम ये सोचे कि जी अच्छा जी जब मैं बूढ़ी होंगी तब मैं उस दुनिया से जाऊंगी। लाइफ हैज़ बिकम सो अनप्रिडिक्टेबल, और ऐसे ही लेके हमारी डिजीज़ भी कि आपको पता ही चलता। भाई मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या कुछ बीमारियां चल रही हैं, पर एक बीमारी जो मैं देख रही हूँ कि आजकल हर एक को है, हर जवान बंदे को है, वो है जोड़ों की दर्द की बीमारी। सभी परेशानी जो है वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। जिम में जाना हो, लोग कहते हैं जी मैं जिम नहीं जा सकती, मुझे घुटने में दर्द है, मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। समझ ही नहीं आ रही कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो वो बीमारी है जो कि लगता था कि अच्छा जब शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर जब उनकी शादी हो जाएंगी ना, फिर वो हमारा टाइम आएगा बीमारियों वाला। लेकिन अब वो वाला जो बीमारी वाला टाइम है ना, वो अब आ चुका है। और आज मैं जिस बीमारी के हवाले से बात करने जा रही हूँ उसका नाम तो आप कहेंगे यार नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वो बीमारी जो हर एक को आजकल लिटरली हर एक को है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हर बंदे को बीमारी ऐसा लगता है, जोड़ों की दर्द, तकलीफ, सूजन। भाई क्या कॉज है इसकी? मैं कल रिसर्च करने की कोशिश करी थी तो बहुत कुछ ज़्यादा ऐसे कॉजेज़ तो मेरे सामने नहीं आ सके, इसलिए डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भैया आप बताएं कॉज क्या है, और अगर इसका इलाज ना कराया गया तो ये कितना जो है वो हमारी बॉडी को और नुकसान दे सकती है। इस हवाले से बात भी करेंगे। मैं अपने पैनल को यहाँ पे बुलाऊंगी। जी जनाब, तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश पंछी जो कि रोमेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राहिल हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ डॉक्टर उम्र राहिल हैं, और हमारे साथ गालिब आगा हैं। आप चारों को मैं शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो डॉक्टर अविनाश मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये है क्या, ये किस बीमारी का नाम है? और पहले हम ये टर्म इतना नहीं सुनते थे, लेकिन आजकल हम सुन रहे हैं कि हर दूसरा बंदा इस बीमारी का शिकार है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इस इतने अहम बीमारी के बारे में आगाही देने के लिए कॉल किया। और सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसको आम ज़बान में गंठिया कहते हैं, आरे को, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेसिकली ये होता क्यों है? इन आवर बॉडी बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, लाल खुलिए, प्लेटिलेट्स एंड सफ़ेद खुलिए, WBCs जिसे कहते हैं। इस बीमारी में जो सफ़ेद खुलिए होते हैं बेसिकली, जिसे हम पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त का हिस्सा, वो आपके अपने ही जोड़ों के ख़िलाफ़ उनका कुछ हिस्सा काम करता है, जिसमें ख़ास करके जिस्म के दोनों अतराफ हाथ के छोटे जोड़ सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसमें कलाई का जोड़, हाथ के छोटे जोड़ और दोनों अतराफ में मुतासर होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कसम से आप बात करें ना, मेरे तो जो है ना अभी से लग रहा है गोडे गेटों में दर्द शुरू हो गई है। अच्छा मैं एक माजरत डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ, क्योंकि उम्मे और डॉक्टर बिल्किस हमारा पैनल साथ होता है ना, तो अब बिल्किस साहब बात है। जी जी तो इन जोड़ों में दर्द की वजह से, एक्सट्रीम किस्म का दर्द होने की वजह से इसमें जिस्म में अकड़ाव का एहसास होता है। और अक्सर बेशा आप देखेंगे कि इसकी जो स्टार्ट होती है सबसे ज़्यादा जो टिपिकल प्रेजेंटेशन कहें उसमें ये होता है कि आपको तकरीबन मसल जो मरीज़ है आएगा कि कलाई में दर्द है, इन जोड़ों में दर्द है, और उस वजह से बाकी अलामतें आ रही होती हैं। जैसे अगर ये बीमारी लंबा अरसा चलती है तो इस वजह से, दर्द की वजह से बेजारी आना, जहनी तशवीश में मुब्तला होना और दूसरे मसले मसाइल होते हैं। जहनी तशवीश से मुराद आपकी एंग्जाइटी है? हाँ बिल्कुल, कोई भी बीमारी जिसमें किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो और वो लंबे अरसे तक रहती है तो उससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी के एलिमेंट्स आते हैं। और इसमें जो है अमूमी तौर पे पेशेंट्स की अप्रोच ये रहती है कि फ़िलहाल दर्द ठीक हो जाए और इसका इलाज बाद में देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा कोई कॉज इसकी क्या, क्यों होता है वैसे ये, और इतनी जल्दी अब लोगों को क्यों होने लग गया डॉक्टर साहब ये? एग्जैक्टली इसके कोई ऐसे काजेज़ पता नहीं है कि 100% कहा जाए कि भाई ये चीज़ है इस वजह से होता है। मल्टी फैक्टोरियल काजेज़ हैं।
इसमें सबसे ज़्यादा जो आज तक स्टडीज़ हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये बताया गया है कि आपके इम्यून सिस्टम, आपके जेनेटिक मेकअप में कुछ जीन्स होते हैं जो आपको प्रोन करते हैं, जो आपको इस चीज़ से ये करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी का कुछ हिस्सा एबनॉर्मल तरीके से काम करे। उन जीन्स को HLA जीन्स कहा जाता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि मुंह के अंदर जो थूक होती है उसमें कुछ जैसे आप समझे कि बग्स पाए जाते हैं, उनके जो एक्नी भी करवाते हैं, उनके ज़्यादा होने से भी गंठिए का एहसास होता है। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि गंठिया जो है स्मोकर्स में ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि पैदाइशी तौर पे तो जेनेटिक मेकअप नॉर्मल था, लेकिन इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसी आई, पॉल्यूटेंट्स ऐसे लगे या कुछ ऐसे इन्फेक्शंस आए जिसमें आपका जेनेटिक मेकअप डिस्टर्ब हुआ और उसके बाद आपके जो इम्यूनिटी एबनॉर्मल वे में बिहेव करने लग गई एंड दैट स्टार्टेड टू एक्ट अगेंस्ट योर जॉइंट, आपके जोड़ों के खिलाफ काम। तो दीज आर ये जो है बेसिकली टॉप जो काजेज़ हैं इस वजह से होती है। मुझे डॉक्टर राहिल आप मुझे बताइएगा, वैसे आपने क्या नोट किया है, क्योंकि ये जब कोविड आया तो कोविड ने हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हिला के रख दी और कोविड में यूजुअली लोग अपने जोड़ों की दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे। तो आपको लगता है कि कोविड के बाद से ये आर्थराइटिस की शिकायत लोगों में ज़्यादा हो गई है? वैसे लगता है आपको कुछ कोविड ने फ़र्क डाला है? देखिए, हो सकता है कि इसकी वजह से हो। देखिए, कोविड में क्या होता था, ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है चेस्ट प्रॉब्लम्स होती थी, तो उसकी वजह से उन पेशेंट्स को स्टीरॉयड वगैरह दिए जाते थे। तो एक्चुअली स्टीरॉयड जहाँ बेनिफिशियल है वहाँ उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो हमारी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हर चीज़ फिर बॉडी के अगेंस्ट चली जाएगी। जैसे ओमिक्रॉन जब आया था डॉक्टर साहब, तो उसमें तो ऐसा लगता था हड्डियां टूट गई, कि मैं भी ओमिक्रॉन वेरिएंट और मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त, तो मुझे लगता था मेरी हड्डियां टूट गई और वो बहुत अरसे तक मेरी हड्डियों में वो तकलीफ बैठ गई थी। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। फिर एक तो देखें आप वीक हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके साथ साथ जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है वैसे ही आप जो है आपकी जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू हो जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहीं भी शुरू होगा तो वो रादर आपके जॉइंट्स में हो या कहीं भी बॉडी के कहीं भी पार्ट्स में हो, तो वहाँ आपको जो है ना पेन वगैरह स्टार्ट होगी, मसल फटीगनेस होती है, उसके साथ जॉइंट्स पेन भी हो रही है। तो सारे ये काजेज़ मिलके आपकी बॉडी को जो है ना फर्दर वीक कर देते हैं। जैसे आप बोल रही थी कि आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कोविड के साथ साथ आपने सुना होगा चिकनगुनिया भी आता, तो उसमें भी बहुत पेन जो है ना जॉइंट पेनफुल रहते हैं। और उसका तो ये होता है कि वो तो लॉन्ग ड्यूरेटेड होता है, काफ़ी अरसे तक, इवन दो के यंग पेशेंट्स में भी जो है, हालांकि उनकी इम्यूनिटी एज़ कम्पेरेटिव टू जो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि फिर पेन जॉइंट्स का पेन होता है बहुत देर तक चलता है और उसका जो है ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, डॉक्टर बिल्किस, कि आपके नज़दीक क्या ऐसी वजह बन रही है कि ये जो हमारे आर्थराइटिस के जो केसेस हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? अच्छा, देखिए, आर्थराइटिस तो एक अलग सब्जेक्ट है। हम बात करें RA फैक्टर, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि ये इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इम्यून डिसऑर्डर है, उसके डिफरेंट इन्होंने कॉजेज बताए। अब हमारी स्कूल ऑफ थॉट थोड़ी सी डिफरेंट। मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट से बताऊंगी कि कोई भी ऐसी ग़िज़ा, स्ट्रेस, एंजाइटी, सप्रेसेंट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी हम अद्वियात खाते हैं, उसकी रिएक्शन, या कोई हम ब्रेन के लिए कोई ऐसी अद्वियात खाते हैं जिससे हमारे प्रोटीन सेल आप ही के छोटे जोड़ों को इन्फ्लेम्ड करना शुरू कर देते, उसी को जो है ना ख़राब करना शुरू कर देते। तो हम लोग, हमारी स्कूल ऑफ थॉट में स्टेरॉइड्स और कॉर्टिजोन्स नहीं, हमारी स्कूल ऑफ थॉट में है कि हम तबलीग करें, समझाएं, भाई आप गलत काम कर रहे हो। तो हम ग़िज़ा को मानते हैं कि पहले, सबसे पहले ग़िज़ा, तो हम ग़िज़ा में इन्फ्लेमेशन हटा देते हैं जो इन्फ्लेम्ड करती है बॉडी को। आजकल तो वैसे भी एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट बहुत ज़्यादा चली हुई है, लोग उससे भी वजन कम कर रहे हैं कि जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगी। सबसे पहले हम इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी से, वो चीज़ें वैसे हैं क्या, वो जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन? मैं आपको एक बात बताऊँ, हम इब्ने आदम है ना, तो हमारी स्कूल, हम ये कहते हैं कि गंदम की वजह से हम निकले। सबसे पहले जो है ना गंदम, ग्लूटेन, और दूसरी चीज़ जो पानी में जाके आसानी से, मेरे टीचर ने मुझे बताया था, बेटा जो चीज़ें पानी में जाके फूल जाए ना, वो आपकी बॉडी को भी इन्फ्लेम्ड करती हैं। अब आप देखिए क्या क्या मैंने पकौड़े खाए हैं, ये तो मैं
नहीं, मैं आपको बताती बेसन हूँ। ठीक है जी, बेसन सही है। बेसन सही बेसन है? को फुलाने के लिए हम चीज डालते हैं, बेसन ओह, खुद नहीं फूलती, आप ये देखें। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है पानी में फूलता है क्या है? चावल। ठीक है। सही है। पानी में फूलता है क्या है? गंदम, है ना? तो कुछ ये- दालें चने भी फूलते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है वो हमें इन्फ्लेमेशन बॉडी में करती है। तो सूजी भी फूलती है। जी, सूजी भी फूलती है, सूजी भी इन्फ्लेम्ड करती है। देखिए, साइंस ने कुछ तरक्की बहुत अच्छे कामों के लिए की है, उसको मानना चाहिए, क्योंकि देखिए सूजी बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों के लिए। बिल्कुल सापा, वो तो गोश्त भी पानी में, अब उससे गुजारा हुआ गोश्त होता है, प्रेशर वाला गोश्त, तो वो भी पानी की वजह से फूला होता है। इसका तो मतलब बस है वो आसान गोश्त है भी- ना, आसान। देखिए बड़े के गोश्त में तो B12 होता है, छोटे का गोश्त, लाल गोश्त अच्छा होता है, लेकिन जो बॉडी में प्यूरिन बढ़ाए ना, बॉडी में प्यूरिन शुगर की वजह से बढ़ता है। फिर ये बहुत सारी चीजें इंटरलिंक आपस में करती रहती है कि हमें किस तरह करके इसको सही करना है। ये इस चीज को सही करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। इसके लिए माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का इलाज होता है कि आप, हम कहते हैं, मैं अपने मरीज को कहती हूँ, आप जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं अपने मजहबी इबादत ज़रूर करें, वो आपकी बॉडी को काम करती। सही है। उसके अलावा ग़िज़ा, जो ग़िज़ा आपकी इस बीमारी को बढ़ाएगी, इस बीमारी को बढ़ाने में, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में क्या, जैसे मैंने कहा कि गंदम, और दूसरी बात है कि बेस लाइन क्या है? विटामिन B12, विटामिन D3। अब हमारे यहाँ है कि D3 बगैर डॉक्टर से पूछे खाते चले जाते हैं और वो और टॉक्सिक कर देता है। क्योंकि हमें लगता है ना भी हर एक को ही होती है, हर एक को हाँ। डेफिशिएंसी है ये। हाँ, हिकमत की दुनिया में क्या है? देखिए, इन्फ्लेमेशन को ठीक रखना और टॉक्सिन्स को प्रॉपर तौर पे रिलीज़ ना होना, अगर नहीं हो रहे तो रिलीज़ करना, ये बेसिकली रेमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए हिकमत में दवाएं दी जाती हैं। और जिस तरह हम एलोपैथिक की अगर बात करें तो हमें ये कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें मैनेजमेंट तो है बट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मैं अपने पेशे की बात करूं तो यकीनन ये ट्रीटेबल है अगर आपने अपनी मर्जी से उल्टी सीधी दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ। मसला ये है, हम तो सेल्फ मेडिकेशन के बहुत आदी ज़्यादा हैं गालिब। मसला ये है कि हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को शुरू में दी जाती हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट वो इस तरह होती हैं कि कुछ 7 दिन इतनी गोली खानी है, फिर 3 दिन खानी है, फिर टेपर ऑफ करके 1-2 दिन तक बंद कर देते हैं। मैं डॉक्टर ने दी थी, बड़ा अच्छा लगा, और मैं तो जो हूँ वो जब दिल चाहता है 4 गोलियां निकालती हूँ तो खा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो 4 गोलियों से स्टार्ट किया था। अब वो दवाएं आपको यकीनन फ़ायदा तो दे रही होती है, लेकिन जैसे डॉक्टर राहिल ने कहा कि वो ज़्यादा इस्तेमाल या बिला ज़रूरत इस्तेमाल या डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे रही होती है। और कहीं कहीं हम अपने खुद ही जोड़ों के दर्द के लिए ना खुद भी दवाइयाँ से, अच्छा या फलानी दवाई जो है वो एक सर दर्द की दवाई वो भी लेना शुरू कर देते बहुत हैं। सही चीज़ होती है। और एक वजाहत और करूँ, हर्बलिज्म बहुत बदनाम हुआ है यकीनन, उसके बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है ना वो शायद उन लोगों को जाता है जो कि वाकई अहल थे और वो क्वैक्स के खिलाफ नहीं बोले। हिकमत बहुत मोतबर एक प्लेटफॉर्म भी है और बहुत ज़्यादा जो है वो मोतबर एक फील्ड है, उसको ख़राब करने वालों के खिलाफ मोतबर लोगों ने कुछ बोला नहीं। आज भी मार्केट में 2-4 दवाएं बहुत कॉमनली मिलती हैं हर्बल के नाम पे, जोड़ बना हुआ है, इन्फ्लेमेशन बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, और लोग ऐसे लेते हैं जैसे कि बंटी खा रहे हैं। बात सुनिए, उनका नाम ले सकते हैं ताकि बताएं लोग ना बहुत लें। सारी मैं बता रही थी दवाई मुफस्सिल, मेरे पास बहुत आते हैं वो लेके। दवाई मुफस्सिल है, एक डोना के नाम से आ रही होती है, एक हब्बे अहमर के नाम से, अहमद के नाम से आ रही होती है। ये वो दवाएं हैं जिनमें स्टेरॉइड मिक्स है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ यहाँ डब्बियाँ भर भर के कनाडा लेके जाते हैं, ये खाएंगे तो जोड़ ठीक हो जाते हैं हमारे। अरे भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ उसमें स्टेरॉइड है, वो हर्बल के नाम पे आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप उससे बेहतर है डेल्टा कॉटल या मेथोट्रेक्सेट या कोई और मेडिकेशन कोई ऐसी हो वो ले लें, वो कम से कम उनको पता तो है कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये मैं डॉक्टर अविनाश से पूछूंगी कि ये खुद भी अपने मरीजों की सेल्फ मेडिकेशन से कितना तंग है, लेकिन उससे पहले गुजरावाला से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मोहम्मद तलहा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो भाई तलहा भाई, पीछे टेलीविजन बंद कर दीजिए। लो जी, वो तो मजीद नंबर डायल कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, आवाज़ अपनी ऊंची करें और टीवी की आवाज़ बंद करें। आवाज बंद कर दी थी। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं जी, खैरियत ठीक है। हाँ जी, बताएं। डॉक्टर्स का पैनल मेरे पास मौजूद है सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मसला ये पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल 21 से 26-7 की एज होती है जन की, उनको बैक साइड की पेन, मोर का मसला आजकल ज्यादा हो रहा है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? सही, ठीक है मेरा भाई, आप तो नहीं गुजरे बैक पेन से? मेरे बैक साइड पे पेन है, इस वजह से मैंने कॉल की भी। डॉक्टर साहब अगर मजीद मशवरा कोई दे दे मुफीद। ओके डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे?
हाँ, देखें इसमें ये होता है कि कमर के दर्द के साथ और क्या अलामत होते हैं। सुबह के वक्त कोई अकड़ाव होता है, या एड़ी में दर्द होता है, या कोई आँख में लालपन आता है, या मतलब और कुछ, और इस कमर के दर्द के साथ और कोई चीज़ हो रही है? तला भाई, जी जी सर। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि कमर के दर्द के अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सुबह जब आप उठे होते हैं तो... सिर्फ कमर और मोरों में जो है ना सिर्फ खचाव महसूस होता है। कभी कभी पेन ज्यादा होती है, कभी पेन की शिद्दत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ओके, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्यों है भाई वैसे वाकई आजकल हम अपनी कमरे क्यों लेके बैठे हुए हैं? देखिए इसमें कमर के दर्द की ना मुख्तलिफ जो है रीज़न्स होते हैं। इस एज में कमर के दर्द जो सबसे ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल या नॉन इन्फ्लेमेटरी, बगैर सोजिश वाले दर्द। उसमें ये होता है कि ज़िंदगी में रहन सहन में कोई अढंगा तरीका अख्तियार करना, ख़ास तौर पे अढंगे तरीके से वज़न उठाना, रैपिड वेट गेन। आपने कितना अच्छा वर्ड दिया, मैंने कभी भी नहीं सुना था अढंगा। हाँ, एक ढंग की और एक अढंगा, ये अच्छा वर्ड दिया जी। और उसके बाद ये है कि आपने उसके साथ ये है कि कोई आप अपना जो बिस्तर है वो सही इस्तेमाल नहीं करें, कोई झोल वाली चारपाई पे सो रहे हैं। डॉक्टर साहब पोस्चर भी तो हमारा अच्छा नहीं ना, मसला ये है। आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग है, प्रोलॉन्ग, उसके साथ ये है कि आप मैकेनिकल का मुराद है कि आपने जो आपका अपनी जो बैक की शेप है उसमें क्या है, आपके स्पाइन के जो मोहरे हैं जिसको हम वर्टिब्रीज कहते हैं, दैट आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर हिप जॉइंट, और वो आपको मूवमेंट देते हैं। उसके बाहर जो है बाफ्ते हैं, पट्टे हैं, और उन पे जब आप एबनॉर्मल स्ट्रेसेस डालते हैं बिकॉज ऑफ जो है पुअर पोस्चर, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, और उसके साथ ये है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग है या रैपिड वेट गेन है, तो उसमें वियर एंड टियर होता है। और सबसे ज़्यादा जो काजेज होते हैं बैक पेन के वो मैकेनिकल होते हैं, जिसको हम लंबोसेक्रल स्प्रेन या स्ट्रेन कह रहे होते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर राहिल से भी सवाल जो है वो जवाब लूंगी, और फिर ये भी जानना चाहेंगे कि इसका हम सद्देबाप क्या कर सकते हैं अगर हमें बैक पेन मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्किस जो हैं वो जनाब किचन काउंटर की तरफ चले जाएंगे, सो कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर राहिल आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले तो चलें एक्सीडेंट्स की वजह से या कि गिर गए तो हड्डियों को नुकसान ज़्यादा होता था, हड्डियाँ टूट जाती थी। अब तो हमारी हड्डियाँ वैसे भी इस कदर वीक हो गई हैं कि आप जवान बंदा गिरे तो उसकी हड्डी टूट जाती है। इसकी क्या वजह? दूसरी बात ये भी बताएं, ये हम ब्रेक में बात कर रहे थे हाइड्रेट करने के हवाले से कि हड्डियों को भी, मसल्स को हाइड्रेट करना कितना ज़रूरी है। तो सर ये भी इशू है, अगर मसल्स हाइड्रेट ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। जिस तरह सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसा अभी कॉलर ने कहा कि जी यंग पेशेंट्स को, वो बोले 25 से 27 साल के जो है बैक पेन के सब प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले तो देखें जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो समझते हैं कि बस ठीक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है बाइक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है और हर बच्चा डिमांड करता है मुझे बाइक्स दी जाए, और ऊपर से माशाल्लाह हमारे फिर रोड्स ऐसे हैं, तो रोड्स बड़ी वजह है जो टूटी हुई रोड्स हैं, जो जर्क्स लगते हैं, जर्क्स लगते हैं, उसी में मसल्स जो हैं आपके स्प्रेन और स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, दूसरा पोस्चर मैटर कर रहा होता है सारा। और फिर ये है कि आप जो है ना सारा दिन वर्कआउट करते हो, अपनी डाइट का प्लान प्रॉपर नहीं हो रहा होता। तो जिस तरह आपने डिहाइड्रेशन की बात की, तो उसी में यही होता है कि हमारी अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी, हम हाइड्रेट अच्छे से नहीं करते, गर्मी है, इनसेंसिबल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। उसमें यही क्या, जब मसल्स हाइड्रेट नहीं होगा वो वीक होगा, और मसल्स हमारे जो अटैच होते हैं वो बोन्स पे होते हैं। जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, आप जैसे सर्जन हैं, तो आप वैसे लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को कितना पानी पीना चाहिए और मसल्स हाइड्रेट हमारे कैसे रहेंगे? फिर मैं कॉल भी लूँगी। हाँ, देखें पानी का तो इस्तेमाल जिस तरह आजकल तो सबको ही पता है कि मिनिमम जो है 8 से 10 गिलास तो आपको पीने हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका वेदर कैसा है, आपका वर्कआउट कैसा है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर उसी तरह से अपने आप को हाइड्रेट करें। ऐसा नहीं है कि बस 8 गिलास पी लिए और आप फिर चल रहे हैं, धूप में भी चल रहे हैं, गर्मी में भी काम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंगली जिस तरह होना चाहिए एक प्रोफेशनल बिहेवियर वो हमारा है नहीं। ठीक है, हम जो है कोई कहाँ काम कर रहा है और वो वर्क इन्वायरमेंट हमें ऐसी नहीं मिल रही कि हर चीज़ जो है ना बैलेंस हो। हाँ, मतलब ये ना कि आप बहुत से जगहों पे वर्कआउट भी ना करें, आपको इतनी पसीना भी ना आ रहा और फिर आप इतना पानी पी के आप बेबी शार्क बन जाए, ऐसा भी ना करें। बहुत से लोग जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही पानी पी लेते हैं, फिर वो कहते हैं हमारी तबीयत थोड़ी सी अफरी सी रह रही है। हमारे साथ जी जायदा जी मौजूद है, कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम जी, शिकारपुर से कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग जी मिसेस जाहिद। हाँ, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर बल्कि से सवाल है। जी जी बिल्कुल पूछिए। अच्छा, कमर में दर्द पड़ता है, जब भी मैं चेयर पे बैठती हूँ ना तो कमर में दर्द पड़ता है, राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं। अच्छा, राइट साइड पे दर्द पड़ता है, लेफ्ट में नहीं। ठीक कोई है। एक्सरे वगैरह कराएं? कोई एक्सरे? आपने एक्सरे आपका कराया? प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, हम सब देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको- बहुत अच्छा औरतों के लिए तो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है सुबह को। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, आपने कभी एक्सरे कराया मिसेस जाहिद? कोई जी, टेस्ट? मिसेस जाहिद शिकारपुर। जी जी, आपने कभी एक्सरे करवाया अपना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है ना? लेकिन आप डॉक्टर के पास किया, आपने डॉक्टर से पूछा है कि मुझे ज़्यादा दर्द होती है दाएं साइड पे? बोला नहीं नहीं, अभी प्रोग्राम है, ज़ियादीन हॉस्पिटल खुली है सखर में, तो वहाँ जाऊंगी। हाँ। मैंने ये अभी किसी से डिस्कस नहीं किया। आए नहीं मेरी जान, ये आप ना इसको डिले ना करें। इसको डिले करने से ना और मसला भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो हम ज़रा बैक के वाले से बात कर ही रहे थे अभी कि आजकल तो नौजवानों में जो है वो कमर का दर्द इतना आ गया है। तो अब आपको डॉक्टर बिल्किस, डू यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग टू हर? देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज़रूरी है Of course, कि एक हाँ। साइड पे दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है ना? वो जब तक नहीं पता चले। अच्छा, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते उस वक्त तक कमर कस एक बूटी है। कमर कस से पहले उसको पहले आप साफ कर लें, क्योंकि वो दरख्त से निकली हुई होती है तो उस पर लकड़ियाँ भी होती हैं। कमर कस को बिल्कुल साफ करके, और अगर सुबह ये कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, जैसे कुछ लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं खाली पेट, कुछ लोग जो है ना शुगर की मेडिसिन लेते हैं, अगर इनमें से ये कोई मेडिसिन नहीं लेती तो चास्को के बीज सिर्फ पहले लेंगी 2 से 3 ग्राम, रात को पानी में भिगो देंगी, सुबह वो थोड़े से फूल जाएंगे। तो ये खाना शुरू कर दे, कदरे बेहतर हो जाएगा। लगाने के लिए कैलेट्रोपिस ऑयल यानी अख का तेल, अख के पत्ते मिल जाते हैं, उसको पहले कूटना है, फिर उसको अच्छी तरह पानी में उबाल के फिर तिल का या सरसों के तेल में इन्फ्यूजन बना लेना है। ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अच्छा करती है, असाबी दर्दों को भी जो है ना वह राहत देती है। राहत उसमें। देती है। अच्छा डॉक्टर जाहिद, लेकिन आपने प्लीज़ वो जैसे आपको डॉक्टर बिल्किस ने भी कहा, डॉक्टर जाहिद करे मिसेस जाहिद, लो जी मैं तो आज बगैर तो यूनिवर्सिटी गए हुए पढ़े डिग्रियाँ बांट रही हूँ। प्लीज़ आपने मिसेस जाहिद ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है कि आपको किडनी की पेन हो रही होती है और आपको वो बैक की पेन लग रही होती है, कहीं कहीं आपको लग रहा था कि मुझे बैक की पेन है, बेसिकली आपको किडनी की पेन होती है। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट? देखें, जैसे ये अभी मिसेस जाहिद की बात कर रहे हैं कि पहले तो एज होती है ना। देखें, बैक पेन के मुख्तलिफ काजेज़ हैं। देखिए, यंग में भी है, ओल्ड पेशेंट्स में डीजनरेटिव चेंजेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अगर ये 40 प्लस होंगी तो फीमेल्स में मोस्टली जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पेशेंट ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जा रहा होता है, जिसमें कि बोन्स आपकी स्पंजी वीक हो रही होती हैं। ठीक है, और जिस तरह स्पेसिफाइड कर रही हैं कि मुझे राइट साइड पे है। ठीक है, डिफरेंस तो आप कर रही हैं कि ठीक है जी वो किडनी का है या बैक का है। जैसा बैक का पेशेंट पेन जो होता है वो रेडिएट करता है लेग्स में। ठीक है, वो एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी होता है। ठीक है, किडनी का होगा वो आपका जो है बैक से फ्रंट की तरफ आएगा, हमारे जिनाइटल्स की तरफ पेन जा रहा होता है। ठीक है, ठीक है, उसके साथ उसके दूसरे सिम्टम्स भी होंगे कि कोई यूरिन प्रॉब्लम्स होंगी, बर्निंग होगा। ठीक है, और उसमें जो है इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट्स को, उसके कोरिलेट करेगा, फीवर होगा, नाउजिया, वॉमिटिंग। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है नईम कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी नईम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना है ये घुटनों के दर्द के हवाले से। अच्छा, आपको पेन है घुटनों की दर्द की? जी नहीं भाई, आपको दर्द है घुटनों की? जी जी, और आपको कब से है? ये तकरीबन साल हो गया तकरीबन। आपको कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था? आप ओवरवेट तो नहीं है? हाँ, ओवरवेट हूँ मैं। ओवरवेट है। और आपकी नहीं भाई एज क्या है आपकी, अगर आप शेयर कर सकते? अभी एज है 54 साल। 54 साल की आपकी उम्र है और घुटनों में आपको पेन है। डॉक्टर साहब, हमसे कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, चलें ठीक है जी डॉक्टर साहब। इसमें इन्होंने जो बताया कि 54 ईयर्स एज, घुटने का दर्द, अगेन मैं ये कहूँगा कि इट्स वेरी नेसेसरी टू एग्जामिन द पेशेंट। उसको देखना चाहिए कि घुटने की जो है कहाँ पे दर्द है, कितनी रेंज ऑफ मोशंस है। और इस एज में अमूमी तौर पे जो दर्द होता है घुटने की घिसावट की वजह से होता है, जिसमें को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं।
और इसमें ये होता है जहाँ भी बेसिकली जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ जोड़ बनता है। जैसे रान की हड्डी टांग की हड्डी से मिलती है टखने पे तो ये घुटने पे तो वहाँ जोड़ बनता है। अब इसके बीच में एक अंडे की जर्दी नुमा फ्लूइड होता है जो हड्डी को हड्डी से घिसने नहीं देता। जब उम्र बढ़ती है या हमारे ओवरवेट होते हैं या और उनके एक और प्रॉब्लम थी उन्होंने, क्योंकि हमारे पीसीआर में शेयर की थी, सॉरी डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर इनको सजेस्ट किया कि आप वो वॉक करें, कहते पर मैं वॉक नहीं कर सकता क्योंकि एक तो तकलीफ भी होती है और देन इनको चक्कर भी आते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यूजुअली नथिंग शुड बी ट्रीटेड एट द कॉस्ट ऑफ पेन और ऑर्गन डैमेज, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि अमूमी तौर पे ये ज़रूरी देखना होता है कि अगर वॉक से दर्द बढ़ रहा है, सोजिश बढ़ रही है, देन आपको वॉक करने की ज़रूरत नहीं है या आपका जोड़ ख़राब हो रहा है वॉक करने से। इसमें मैं अगेन ये कहूँगा कि मरीज़ को देखना कि कितनी लिमिटेशंस हैं उसकी मोबिलिटी की, या कोई कोमार्बिड्स और कहीं तो नहीं है, या एक्सरे कैसा है। उसके बाद हम उसको कुछ फिजियोथेरापीज होती हैं कि रान के पट्टों को मजबूत करने की, जिसे हम क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। मुमकिन आपको वैसे क्या प्रॉब्लम लग रही है डॉक्टर साहब इनकी? मुझे ये लग रहा है कि ये जो बता रहे हैं ये जोड़ों की घिसावट की वजह से इस उम्र में दर्दें ज़्यादा होती हैं। चक्कर भी इसीलिए आते हैं अगर ओवरवेट ये कहें? चक्कर आना एक डिफरेंट है। चक्कर आने का जो है सबसे ज़्यादा ताल्लुक जो होता है उसमें 2-3 काजेज़ होते हैं कि कोई हर दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही है, हल्का फुल्का कान का इशू है या दिमाग का इशू है। चक्कर आने के मुख्तलिफ मोटे मोटे काजेज़ ये होते हैं, ठीक है। घुटने के दर्द का चक्कर आने से जो है वो कोई लिंक ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने नईम भाई फ़ौरन तो सबसे पहले जाके डॉक्टर के पास जाना है और प्रॉपर चेकअप कराना है, क्योंकि ना देखें प्रॉपर चेकअप आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर बिल्किस पहली चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं जी? अच्छा, सबसे पहले रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में ESR भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ेगा, प्यूरिन बढ़ेगा। पहले के ज़माने में कहते थे भाई लाल गोश्त खाने से, लाल गोश्त खाना मना करते थे। साइंस ने तरक्की की, उसने बताया कि प्यूरिन वैसे ही बॉडी में बनता रहता है और मीठा, शुगर, चीनी, गुड़, शक्कर इसको ज़्यादा बढ़ाती है। तो जिनको भी RA फैक्टर पॉजिटिव है तो वो सबसे पहले कुट्टी कर लें। किससे कुट्टी करना है? मीठे से। मीठे से। मैं तो वैसे भी नो शुगर लाइफ जी रही हूँ आजकल। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं ना कि मीठे से, मैं बोलती हूँ चीनी मत खाना, तो कहते हैं नहीं नहीं हम शक्कर खाते हैं। वो भी मैं कहती हूँ उतनी कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, मैं है ना शक्कर नहीं खाना, नहीं नहीं हम गुड़ खाते। अरे कॉन्सेंट्रेटेड है उतनी नहीं खाना, तीनों चीजें, ठीक है। अच्छा, स्टीविया कम मिकदार में ले सकते हैं और भी बहुत सारे दूसरे तरीके। मॉन्क फ्रूट भी आ गई जी, वो भी। और फ्रूट शुगर में भी जो कुछ शुगर होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चुकंदर का। जी जी, हमें पता ही नहीं है। हाँ, वो भी आपने गन्ना भी। हाँ, तो वो भी आपने मेरे देखे शुगर पेशेंट्स होते हैं, अरे भाई चक्कर आ रहे, तुमने गन्ने का जूस पी लिया। अच्छा, गन्ने का जूस? चीकू भी नहीं, चीकू भी इतने मुंह मीठा। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद हम क्या चीज़ पहले बनाने जा रहे हैं? ब्रेक के बाद मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बताऊंगी, अपनी अद्वियात के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। चले जी, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, कॉपी पेन से निकाल के अभी से रख लें। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं और जितनी मैं कॉल्स आ रही हैं उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये कितनी कॉमन बीमारी है जोड़ों की दर्द की, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हैं और यंग लोग हमें कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुकी हुई है जी। और डॉक्टर बिल्किस इस वक्त किचन काउंटर में, मैं बड़ी सोच में जो है वो डूबी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बूटी जिसका कोविड में भी बहुत जिक्र हुआ, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों ने इससे नुकसान उठाया, क्योंकि क्योंकि हम पागल हो जाते हैं ना, मत मार देते हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर भर के लेना था और फिर अपने पेट का ख्याल नहीं किया। जिनको लूज मोशन होते हैं उनके लिए बूटी बेहतर। डिहाइड्रेशन लोगों को हुई इसकी वजह से और लोगों की ज्यादा तबीयत खराब हुई फिर। वो डिहाइड्रेशन इसलिए हुई, उनको लगा कि बस एक मुट्ठी खा लेंगे तो हम सही हो जाएंगे। हालांकि इस बूटी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन बूटी। और इस बूटी का नाम है सना मक्की। हाँ, और लोगों को बहुत फायदा भी हुआ, बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। बेसिकली तो कब्ज कुशा बूटी है। हाँ,
कहते हैं कि कब्ज कुशा बूटी है, लेकिन कब्ज कुशा के साथ ये आपकी बॉडी से टॉक्सिक को निकालता है। ये एंटी टॉक्सिक, यानी कि जितने भी जहरीले फाजिल मादे हैं, काश हमारी जिंदगी से टॉक्सिक लोगों को भी निकाल दे। हाँ बिल्कुल, काश 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 हमारे बस में हो कि हम टॉक्सिक लोगों को निकाल सकें। अच्छा, दूसरा ये है कि आइए वैसे ये बहुत दिल से आइए डॉक्टर, वक्त से पहले वक्त से पहले जी। अच्छा, अब ये है कि इस बूटी का इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कहवा बना के कीजिए या आप इसको शहद में मिला के कीजिए। अच्छा, दोनों के लिए मैं तरीका बता देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बूटी लाए या वहीं खड़े होके हम पंसार को कह देते हैं आप पीस के दे दो। कौन, आप ये नहीं देखते उसने उससे पहले क्या पीसा था, हमें नहीं पता उसने क्या उसमें पीसा था। उसके साथ इस बूटी के साथ कोई दूसरी बूटी मिल गई, और बूटी के सिर्फ हमें पत्ते चाहिए, उसका फल भी नहीं चाहिए, उसका डंठल भी नहीं चाहिए। ठीक है, सबके अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। तो मैं आपको समझाने के लिए, देखें आपने डंठल निकालना है, अगर इसका फूल आ जाए पीले कलर का वो निकालना है, अगर ये के बीज बन रहा है ये निकालना है। ठीक है, मैंने ये सब निकाल लिया। अब घर पे लाके करेंगे फौरन पीस जाता है बहुत आसानी से। इसको पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद देखिए, जब भी कोई अद्वियात के तौर पे चीज़ इस्तेमाल करें, चुटकी, ताकि आपको नुकसान कम। ये उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जिनको हर वक्त लूज मोशन रहता है। ओके, ठीक, ऑफ कोर्स। उसके अलावा हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। आपने एक चुटकी ली, यानी कि एक चुटकी का मतलब है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम लिया, 1.5 कप पानी लिया, इतना पकाया कि 1 कप रह गया, उतारा, वैसे ही पी लें। कुछ लोग बोलेंगे शहद मिला सकते हैं, आपको क्या पता कि शहद जो है वो असली है या नहीं। सही, बिल्कुल। अगर असली है तो बिल्कुल मिला लें, नहीं। अच्छा, दूसरा माजून बना लें, पीस के पाउडर बनाएं। अगर आपको पता है शहद असली है तो उसमें मिक्स करके रखें। अगेन आप इतना सा दिन में 1 से 2 बार आप इसको खा लिया करें। ठीक है, खाना कब है, ना आपका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, ना आपका पेट बहुत ज्यादा खाली हो। ये हो गई। अच्छा, दूसरी हरमल। हरमल को मैंने बहुत ज़बरदस्त पाया है जोड़ों के दर्द में भी, लेकिन ये भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हरमल को भी घर लाके बहुत अच्छी तरह साफ़ करना है। इसमें क्या होता है, इसमें पत्थर भी होते हैं, वो भी हटाने, इसके डंठल भी हटाने। फिर आपने इसको हल्का सा भून लेना है। जब आप इसको हल्का सा भून लेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ बस करने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने पहले इसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद इसको डाला, इसको हल्का सा भूनना ही नहीं, बस चूल्हा बंद। ठीक है, सिर्फ आपका फ्राई पैन गर्म होना चाहिए। ठीक है, निकाल लिया और देख लें, अगर करीब से दिखाएं, सिर्फ इतना, ये बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खाया जाता, वरना वॉमिटिंग हो सकती। सही, ठीक है, कैमरे में दिखा दीजिए। बिल्कुल जो है ना, दवा के तौर पे खाना है। हाँ, बिल्कुल। गिन के 7 दाने आप खाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको भी ज़ाया नहीं करें, इसको भी आप या तो हल्का सा कूट के फांक लें, ऊपर से पानी पी लें। इसको भी खाने का तरीका यही है, ना आपका पेट बहुत ज़्यादा खराब, मतलब कि भरा हुआ हो, ना आपका पेट बहुत ज़्यादा खाली हो। ठीक है, इस हिसाब से आपने इसको खाना है। और अच्छा, एक और बूटी आती है जिसे कहते हैं सुरंजाने श्री, कॉल्चिकम। होम्योपैथिक में इसकी दवा भी बनती है, उसको भी पीस के पाउडर बना के रख लें। 50 ग्राम आपने लेना है कॉल्चिकम, यानी कि सुरंजाने श्री। 25 ग्राम आपने लेना है सौंठ। आपकी दवा तैयार हो गई। इसमें से आधी चम्मच सुबह शाम आप खा सकते हैं। ये आप लें मील के साथ, खानों के साथ लें, ताकि अल्लाह ना करे आपको कोई साइड इफेक्ट हो, तो जो आप ग्राइंडिंग मशीन में जा रहा है तो वो साइड इफेक्ट आपके मिनिमाइज थोड़ा कम हो जाए। मिसेस खुरम हमारे साथ कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है वदिया, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो आपके शो की तारीफ है कि इतना लाइवली सा होता है कि जैसे हम अपने किसी जो फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। थैंक यू। मकसद ये आपका टीवी लाउंज है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब बताइए जी। क्वेश्चन मैंने ये पूछना था, मेरी बेटी है 18 साल की, तो उसके पाँव के और टांग के जो जोड़ होता है, टखना, वहाँ पे उसको बहुत पेन होता है। किसी खास तौर पर जब रात को लेटती है या फजर के बाद भी उसको होता है, वो कड़ल निकालती रहती है पाँव के, बहुत ज्यादा उसके निकलते हैं, तो वो बहुत बेचैनी होती है और उसको सो नहीं सकती उसके। तो उसका बारे में मशवरा करना था कि तो क्या हमें ट्रीटमेंट करवानी चाहिए या क्या उसको हर्बल क्या चीजें देनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनाश, क्या जी जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इसमें जो एज इन्होंने बताई है बच्चे की, और
उसके बाद जो कंप्लेन बताई है, अगेन उसमें ये होता है कि देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ एंकल एंड फुट पेन। नंबर 1 हम उसमें ये देखते हैं कि कुछ बच्चों के जो पाँव होते हैं उनकी शेप कैसे है, फ्लैट फुट तो नहीं है, या उसके साथ दूसरा ये है कि उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज बच्चा ज़्यादा कर रहा है, जिसमें आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, प्रोलॉन्ग वॉक, पुअर शू वियर है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उन पे इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा आता है और जो है आपको इस वजह से दर्दें हो रही होती हैं। तो इसमें ये ज़रूर देखना होता है कि फुटवियर कौन सा है, बच्चे के पाँव की शेप क्या है, कौन से डायनामिक्स हैं और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग क्या हैं। तो उसमें हम ज़रूरी कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, शू वियर में मॉडिफिकेशन करते हैं, हल्का फुल्का पेन मैनेजमेंट करते हैं और न्यूट्रिशन के हिसाब से यूजुअली मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से ये बताएंगे। ऐसा कोई वो नहीं होता, लेकिन हाँ हम जो सेहतमंद ग़िज़ा है उसको ज़रूर इनकरेज करते हैं, जैसे दूध का गिलास हो गया, दही के 4 से 6 चम्मच हो गए, और जो घर में ताज़े मौसमी फल फ्रूट आते हैं वो खाने चाहिए। गालिब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत वजाहत से बात की। सबसे जो चीज़ घुटनों के इशू में भी और एंकल वाले इशू में भी जो हम मिस कर देते हैं वो है पाँव, फ्लैट फुट या फुट मैनेजमेंट। हमेशा बहुत एम्फसाइज करते हैं इस पे। हमारे यहाँ जो हम ख़राब कर लेते हैं जिसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट की तरफ हमें जाना पड़ता है, उसमें काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं अगर हम अपना फुटवेयर सिर्फ कलर मैच ना करें बल्कि अपनी सेहत को देख के सोल मैनेजमेंट के हिसाब से अपना सोल लें। तो वो बहुत सारी आपको बीमारियों से बचाएगा। बल्कि इवन जिन लोगों को लंबर का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है वो भी अगर फुटवेयर आपका अच्छा हो तो वो लंबर के इशू को भी सप्रेस कर सकता है। अच्छा, कहीं की बच्चियाँ ना बहुत खेड़ी पहन रही होती हैं, कोल्हापुरी चप्पलें भी पहन रही होती हैं बच्चियाँ, जैसे मैं भी पहनती थी, मुझे था जी कद लंबा तो बिल्कुल फ्लैट ऐसे कि ज़मीन के साथ मेरा पाँव लग जाए। उसकी वजह से भी यकीन माने इतनी मैंने अपनी तकलीफ जो जॉइंट से ली हुई है, और इसके साथ से वो नहीं, आपकी एड़ियों में भी बहुत तकलीफ रहती है। तो प्लीज़ ये आप डॉक्टर से एग्जामिन जरूर करा लें कि बच्चे को जूता भी कैसे पहनना चाहिए। जी डॉक्टर। अच्छा, लास्ट अगर रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से सुबह जिस्म अकड़ा पड़ा हुआ है, जी, पाँव नीचे रखा ही नहीं जाता, ठीक है, वो लोग रात को अदरक चबा के ज़रूर सोएं। खाना 7 बजे खाएं, रात को अदरक जरूर चबा के। अदरक का क्या फायदा होता है इसमें डॉक्टर? अदरक में जिंजरोल होता है, वो आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अच्छा लगता है, मैदे को अच्छा लगता है। देखिए हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि मैदा तंदुरुस्त तो बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। अच्छा, जिंजर एसेंशियल ऑयल को भी अगर आप जिंजर एसेंशियल ऑयल को किसी ऑयल में मिला के लगाएं, उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा, ये करके देखें, सही है, मतलब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करके देखें तो फिर उसका फीडबैक आएगा, तो फिर पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। अच्छा, पुदीना और सॉरी धनिया के डंठल आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, सही है। इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है, इसके पत्तों का बिल्कुल अलग है। धनिए के पत्ते आप इसको पानी में भी उबाल के ले सकते हैं, वैसे भी आप ले सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, थायराइड को भी कंट्रोल करेगा, उसके साथ आर फैक्टर में जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से अकड़न आ जाती है बॉडी में, उसको सही करने में आपकी मदद करेगा। सही। अच्छा, मैं वो कड़ल की भी पूछूंगी, अक्सर जैसे मुझे भी रात को एक चीख सी होती है और उसके बाद उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। रात को लोग जो है ना चुक पड़ जाती है और चीख के उठते हैं, तो उसके लिए उसके लिए आप प्रेगनेंसी में बहुत होता है, वैसे ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी में 6 मंथ के बाद आप ले सकते हैं, उससे पहले आप नहीं ले सकते। आपने सिर्फ देखिए जिस तरह मैंने लिया ना, इसको अगर आप गिनेंगे 25 से 30 पत्ते पुदीने के होंगे, उसको आपने दूध में पकाना है, ठीक है, दूध में पका के ये धनिया वाला दूध रात सोने से पहले पीना है। पुदीने का यानी कि मिंट वाला धनिया। अच्छा, धनिया, ठीक है। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है निदा जोहराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है निदा? खुशाब? ठीक, आपको माशाल्लाह दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम मुझे, और आपका बहुत इंफॉर्मेटिव होता है प्रोग्राम, और आप एक अच्छे बने हुए लोगों को लेकर आते हैं और उनके साथ हमें सवालात करने में मजा आता है। बात ये है कि मेरे कॉल लगती कभी भी नहीं है ना आपकी तरफ। आए चले, आज लगे, और आज पहली बार जोहराबाद खुशाब से में कॉल है, ये तो बड़े खुश है हम भी। जी हाँ, तो आज लगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और बहुत सारे सवाल जहन में हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, हाँ इम्पोर्टेंट ये है कि वो मैंने ये पूछना है कि आर्थराइटिस और यूरिक एसिड और थायराइड, और इनमें दूध, दही, लस्सी मना है? अच्छा, ठीक है। इन 3 बीमारियों में क्या डॉक्टर साहब ये दूध, दही, लस्सी मना है? बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली कुछ जो है ना पुरानी रवायात हैं, पुरानी कुछ
चीज़ें फैली हुई हैं कि लोग जो है ना, हमारी साइंस, मुझे ये समझ नहीं आता कि आज तक पूरी लिमिटेशंस फूड के हद तक महदूद क्यों है। ठीक है, अच्छी सेहत और इंडिविजुअलाइज्ड डाइट जो है हर किसी के लिए है। अच्छी सेहत में ये नहीं है कि आप मतलब कि काफ़ी सारे लोग जो है चीज़ों को, दूध भी ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ये होता है कि अच्छी जो है कैल्शियम होती है, वो कैल्शियम आपको दूसरी ग़िज़ाओं से नहीं मिल रही होती। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सोशल मीडिया या कमर्शियल पब्लिक जो आपकी एडवर्टाइजमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। जो मरीज़ आता है उसके जहन में ये होता है कि डॉक्टर साहब ताकत की गोली लिख के दें। ठीक है, जो बंदा दिन में 3 वक्त खाना खाता है और खाने बदल बदल के मुख्तलिफ खाता है, उसमें वो सब्जियां भी ले रहा है, उसमें ग्रेन्स भी ले रहा है, दालें छोले गोश्त भी ले रहा है, तो उसको मौसमी फल भी ले रहा है, तो किसी मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कैटेगरी लोग कहते हैं कि भाई नहीं भाई शुरू कर दो, चीज़ की बात है शुरू कर दो, नहीं। मैं वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली इस चीज़ का एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ आपके तवस्सुल से कि इसमें अगर कोई बंदा ये जो है 3 वक्त खाना खाता है, फल फ्रूट खा रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें खा रहा है, तो उसके लिए नहीं है। एक स्पेशल पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे समझें कि आपको क्रॉनिक डायरिया है, या बंदा कोई कीमोथेरापी पे हो रहा है, या बंदा कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं खा रहा बीमारी की वजह से, तो उसमें आपको जो है ठीक है हम दे सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट द, मतलब उससे कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा हो कि जिसकी ज़िंदगी में कोई भागा हो या कोई उसका बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हो। डॉक्टर राहिल, आपको क्या लगता है, साथ में मुझे बताएं, देखिए हम दूध दही और इसकी बात तो कर रहे हैं कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मुझे बताएं ये जो हम कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अगर दूध हम कह रहे हैं दूध ले तो रहे हैं, कॉफ़ी में दूध है, चलो भी चाय में दूध है, क्या आप लोग इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि कैफ़ीन ये हमारी हड्डियों जोड़ों के लिए नुकसानदेह है? देखें, मैं खुद तीसरा कप ब्लैक कॉफ़ी का पी रही हूँ। देखिए, आप लोग इसको यूज़ करते हैं कि अच्छा जी मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगा या वो लूँगा, मैं स्मार्ट फिट वगैरह लूँगा। देखें, हर चीज़ का नुकसान तो है। बिल्कुल। ठीक है, कॉफ़ीन के जो हैं काफ़ी नुकसान हैं कि इस तरह हैं कि जिस तरह अभी ज़्यादातर तो ये डॉक्टर अविनाश बताएंगे आपको कि जीआईटी को ये थोड़ा सा ज़्यादा जीआईटी को, और जो हमारे जो ब्लैडर्स वगैरह हो गए, यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसको ज़्यादातर ये अफेक्ट करते हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, डॉक्टर अविनाश ज़्यादा इस पे करेंगे, क्योंकि लेकिन ब्लैक कॉफ़ी की जितनी भी रिसर्चेज है ना, सबसे अच्छी रिसर्चेज इसकी फ़ायदेमंद है फैटी लिवर, और वो इसका ठीक मतलब के अच्छे तरीके से प्रूवन इफेक्ट है। एस्थमा में भी तो हेल्प करता है कहीं कहीं। हाँ, एस्थमा में सूदिंग इफेक्ट ज़रूर हो सकता है। हाँ, कैफ़ीन का एक अच्छा इस्तेमाल ये है, कुछ लोगों को कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिससे वोमिटिंग होती है, सेंट्रली एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, उसमें ये होता है कि कैफ़ीन जाके आपके दिमाग में उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, उल्टी का एहसास कम होता है, कहे और उल्टी का, तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। बट अगेन सर ने सही समझाया कि वो इट इंक्रीजेज, वो कहते हैं ना, इट इंक्रीजेज द डिज़ायर बट टेक्स अवे परफॉर्मेंस। तो वो ये है कि इसमें हार्ट बीट बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। अच्छा, मुझे क्योंकि ना देखिए अब वो जो हमारे लोग डाइट्स आजकल करें, ज़रा उनकी बात करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, जिस पे आगा साहब के जो स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहते हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये बड़ी खौफनाक साबित हो सकती है, गालिब स्टोन करवा सकती है। हाँ, ये जैसे वो गालिब हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करते हैं, तो क्या आप लोग भी इस पे एम्फसाइज करते हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसमें तकरीबन आप 16 से 18 घंटे या 14 घंटे आप भूख रख रहे हैं और आप ऐसे ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो बैड फॉर द मसल्स, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन पैदा करता है। आप उसको सेकंड करेंगे दोनों से? देखें, इतनी फास्टिंग तो देखें, हर चीज़ पहले भी मैंने कहा था कि हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें 24 आवर्स में आप 18 आवर्स जो है फास्टिंग में चल रहे हैं। ठीक है, बॉडी नीड तो पूरी होगी ना, इसमें शुगर भी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, बाकी मिनरल्स भी हमें रिक्वायर्ड हैं बॉडी पूरी के लिए। देखिए, हमारा ब्रेन जो है वो चलता है शुगर पे। ठीक है, वो सिर्फ ग्लूकोज ही डिमांड कर रहा है। टीम, अगर मेरा दिमाग ना चले तो प्लीज़ समझ आइएगा कि आपकी बहन चीनी छोड़ चुकी है। जब तक कुछ केजी और नहीं गिरते तब तक माजरत। हाँ, लेकिन तब आप देख रहे, तभी तो मैं आपको सुबह डॉक्टर जाहिदा दोनों चीज़ें इसलिए हो रही हैं। ये लोग ना, क्योंकि आपको पता है हमारे पैनल का हिस्सा भी है तो मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं। हमारे साथ कौन है जिस वक्त? कराची से हमारे साथ रिहाना कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम रदिया, कैसी हैं? आप जी अल्लाह का शुक्र, बहुत माशाल्लाह। आप सुबह सुबह आती हैं तो हमें बिल्कुल फ्रेश कर देती हैं। हम कितने भी दुखी हो कुछ हो, आपको देख के हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं ना। तो सेम यकीन माने मेरा भी है। मैं भी जितनी दुखी हूँ ना, मुझे पता होता है ना, आप लोग मुझे देख रहे, मैं भी खुश हो जाती हूँ। सही सही। मुझे वधिया ही पूछना था कि मैं डायबिटिक हूँ और मुझे जो है ना, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे हाथों की जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल अकड़ी हुई होती हूँ। मुझे पूरा दिन इनमें पेन रहता है। इवन कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, कोई चीज़ काट रही हूँ, मुझे बहुत दर्द रहता है। दूसरे मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है। मैं सालों से ना कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, यानी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त और झुकते वक्त मेरे घुटनों में दर्द होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ज़्यादा होता है मुझे। अच्छा, और उसके बाद जो है ना, आजकल मेरी एक एड़ी में भी थोड़ी सी तकलीफ है। यानी ये एथराइटिस तो मुझे तकरीबन 14 साल पहले डायग्नोज हुआ था। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जो पेन किलर होती है इतने रिलायबल होती हैं, ये हमारे किडनी को इफेक्ट ना करें, और मैं जब तक वो लेती हूँ जब तक मैं सही रहती हूँ, छोड़ देती हूँ मेरे फिर दर्द शुरू। तो कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा टोटका हो जो हम एक टाइम तक लें और उसके बाद ये चीज़ हमारी खत्म हो जाए। अच्छा, मैं अपनी एज भी बता दूं, मेरी एज है 57। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने एज के लिहाज से फिर भी वर्किंग वूमेन हूँ, बहुत काम करती हूँ, लेकिन मैं फिर थक जाती हूँ और बस ये दर्दों ने मुझे बहुत परेशान किया। ज्यादा खड़े होकर करती हूँ, मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है। तो प्लीज आप डॉक्टर बिल्किस से और ये डॉक्टर्स हैं, इनसे मेरा इस मसले का बहुत अच्छा सा हल मुझे मैं बिल्कुल जी, मैं सबसे जो है वो ले लेती हूँ 1 लाइन 2 लाइन में। अच्छा, आप गालिब, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगी कि हिकमत में हम कैसे इनको उससे ट्रीट कर सकते हैं? मैं भी एक रेमेडी अर्ज करूँगा इंशाल्लाह जब किचन काउंटर पे जाऊँगा, तो उसमें भी इंशाल्लाह विद इन 3 to 6 मंथ्स अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए तो जो हड्डियों का इशू होता है या जो अर्थराइटिस वाले इश्यूज होते हैं वो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही, तो फिर आप ये देखते हैं। अच्छा, पर ये जो ख़वातीन ज़्यादा मुझे लगता है कि जल्दी अर्थराइटिस की तरफ चली जाती हैं, उसकी क्या वजह होती है? कि वो एक्सर्शन बहुत होती है घर में, वो जो चीज़ें उठा रही हैं और हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, ख़वातीन किचन में जो काम कर रही हैं, क्या इज़ इट वन ऑफ द मेन रीज़न? मैं बहुत ही अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अभी इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। देखें, अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे पास जो औरत है चाइल्ड बियरिंग एज में, जब कंसीव करने की एज में आती है, तो उसका वेट गेन जो होता है बहुत शदीद होता है। और जब वेट गेन होता है तो उसमें मसल्स अच्छे ट्रेन नहीं होते, उसमें मसल्स में फैट का कंटेंट और ज़्यादा होता है। और उसी दौरान उसके जो है बरक्स ये होता है कि काम काज की जिम्मेदारी घर में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस दौरान उसमें फटीग का एहसास बहुत ज़्यादा आता है और इन चीज़ों की इतनी कैपेसिटी मसल्स में होती नहीं है जितना लैक्टेट बन रहा होता है, और थकावट की वजह से और दर्दें शुरू होती हैं। दूसरी बात, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से आपको काफ टाइटनेस, फिर वो पीछे चली गई हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस, और ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तीसरा, इन्होंने एक बहुत अहम सवाल किया कि जो है किडनी के जो पेन किलर्स कोई ऐसा बताएं जिससे हमेशा के लिए दर्द ख़त्म हो जाए, या मैं रात को लूँ तो सुबह को फ्रेश महसूस करूँ। वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो इसमें भी यही है कि आपको, आप देखें जो पेन किलर्स हैं, जैसे हम आम ज़बान में मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, वॉरेन, ब्रूफेन, वोल्ट्रल, केफ्लम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये तो हम खुद ही ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, हमें पता है। ये है कि 100 में से 2.5% लोगों को ये रेनल इंजरी करते हैं, 2.5% 100 में से। और उन लोगों में ज़्यादा रेनल इंजरी होती है जो पानी का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते, जिनको पहले ही कोई गुर्दे का मसले मसाइल है, पेट में पानी है, दिल के मसले हैं, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादातर इंजरी होती है, ठीक है। इनका अच्छा इस्तेमाल तब होना चाहिए जब मुस्तनद डॉक्टर आपको ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहा है, इसको लंबे अरसे तक ना लें। हल्का फुल्का पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑइंटमेंट्स का कर सकते हैं, जैसे मेंथोल कंटेनिंग है, तो उसमें हल्का फुल्का याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये है पेन मैनेजमेंट आपको खुद वेट जो है सीखनी पड़ेगी। उसमें ये है कि इन्होंने जैसे कहा कि मुझे डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ की वजह से, अब डायबिटीज़ का कंट्रोल क्या रहा है, उसके बाद उस वजह से मैं सुबह को उठती हूँ तो हाथों में अकड़ाव रहता है। अमूमी तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स को जो अकड़ाव होता है, हाथ के जो बाफ्ते होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर फिंगर्स हो रही होती हैं। आप उंगलियां बंद तो कर सकते हैं, खोल नहीं सकते, या अकड़ाव का एहसास ज़्यादा होता है। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं डॉक्टर राहिल आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जो है गालिब जो हैं वो किचन काउंटर की तरफ चले जाएंगे।
एपिड्यूरल की वजह से क्या बैक एक के प्रोलॉन्ग इश्यूज हो सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन सवाल मैं भी करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, क्या हर हड्डियों के इशू के लिए क्या कैल्शियम लेना या कैल्शियम का इंटेक हयात लेना ठीक है या नहीं? ये बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आपको पता है बहुत सारी हमारी बीमारियां तो हमें इसलिए आके लग जाती हैं क्योंकि हम खुद बीमारियों से कहते हैं कि प्लीज़ आ जाओ, आई एम मिसिंग यू, यानी कि हम ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो बीमारी जिसने हमें कभी ज़िंदगी में नहीं लगना था वो आके में लग जाती है। सबसे बड़ी पहली हरकत सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन इतनी खौफनाक चीज़ है। डॉक्टर ने आपको एक बार बताया, मैं भी जनाब, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी आपकी बहन हूँ तो मैं भी ऐसी क्यों नहीं हरकत करूँगी। मतलब पहले होता था कि जी डॉक्टर ने बता दिया कि जी अगर दांत में दर्द है या फलानी दर्द है तो आप ये मेडिसिन खा लें, ठीक है। तो फिर आपने कहा चाहिए मैंने ये चीज़ दी थी, इफेक्टिव थी, और आप वो मेडिसिन समहाउ लेते रहे, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। तो ये भी आपने साथ बहुत गलत करें। और ज़्यादा पेन के लिए छोटी छोटी तकलीफ़ों में आप कहते हैं हाय मुझे सर दर्द की गोली दे दो, हाय मुझे जोड़ों में दर्द की गोली दे दो, इवेंचुअली ये आपकी किडनीज़ पे जाके इफ़ेक्ट करती हैं। सो कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन आपकी बड़ी कम होनी चाहिए। गालिब जो हैं वो इस वक्त जनाब किचन काउंटर में जा चुके हैं, और गालिब आपने कहा था कि आप ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिससे हमें ये जो एर्थराइटिस की जो तकलीफ़ है इससे काफ़ी अफाका होगा। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में कम, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेडिकेशंस ले चुके होते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह रेमेटॉइड अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है इन 2-3 रेमेडीज से। सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूँ अश्वगंधा 5 ग्राम्स के करीब। दूसरी चीज़ है मूसली सफ़ेद, ये भी तकरीबन 5 ग्राम। आंवला खुश्क 5 ग्राम। सोंठ 5 ग्राम, ये चौथी चीज़ मैंने इसमें ऐड की, तकरीबन 5 ग्राम के करीब सोंठ। और आखिरी चीज़ इसमें ऐड कर रहा हरमल। हरमल के बीज मिल जाते हैं बग़ैर डंडी के, साफ़ सुथरे छान कर, इसमें तकरीबन 1 ग्राम। ये टोटल जो है वो 21 ग्राम का पाउडर बन गया। आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा शाम, एक टाइम किसी टाइम दूध के साथ और एक टाइम पानी के साथ अगर ले लिया जाए तो ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। सुबह के टाइम पर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है, हाथों में भी अकड़ाहट होती है और इसके साथ साथ छोटे जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, जिसकी कॉल भी आई लोगों बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं शुरू के कदम जो होते हैं वो थोड़े से हमारे तकलीफ दे होते हैं, हल्के हल्के बेहतर हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो हो सकता है कि वो कुछ और इशू भी हो, बट इस दवाई से वो सप्रेस ज़रूर हो जाएंगे अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है तो ये रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बेहतर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू में ये बात की कि टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों के इखराज के लिए कोई ना कोई दवा लेनी चाहिए रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को, जो कि बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बेहतर करें, जो कि जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है उसको बेहतर करे। तो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना बहुत मेजर एक चीज़ है। इसके लिए एक बहुत पुराना नुस्खा है, तकरीबन 5000 साल से चलता है, जिसको हम तिरफला के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक का नुस्खा है और ये बहुत ज़्यादा करामत है बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना है। जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, वो आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर करते हैं। इवन ये नुस्खा एक खातून के बारे में मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ, किताबों में तो यकीनन मिलता ही है, 6 महीने उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके सफ़ेद बाल दोबारा काले आना शुरू हो गए। ये इतना बिल्कुल। और हड़, बहेड़ा, आंवला, ये सिर्फ 3 चीज़ें इसमें होती हैं और ये बहुत कदीमी नुस्खा है और तकरीबन कहा जाता है कि हर बीमारी के लिए ये शिफायाब हो सकते हैं इससे, क्योंकि ये बेहतरीन गट हेल्थ कर देता है। आपकी गट हेल्थ, जिसको हम उम्मुल अमराज कहते हैं बेसिकली मैदे के निज़ाम को, तो ये एक बेहतरीन दवा साबित होगा। इसमें हड़ 10 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम और आंवला 5 ग्राम, ये 3 चीज़ें इसमें बस डलेंगी और इसका पाउडर बना लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम लें। इससे आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, कॉन्स्टिपेशन बेहतर होगी, हज़म का निज़ाम बेहतर होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा करामत रहेगा। और आपकी स्किन बेटर होगी भाई, फिर स्किन बेटर होगी। और ये कोई भी ले सकता है, जो भी 8 से 10 साल से बड़ा है वो ले सकता है। अगर 10 साल से 18 साल के हैं तो आधा चाय का चमचा पर डे, और अगर उससे ऊपर है तो 1 चाय का चमचा पर डे, आधा सुबह और आधा रात। अच्छा, इन्फ्लेमेशन हो रही है, थकन की कैफियत हो रही है, चला नहीं जा रहा है और फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो घर की चीज़ों से बन जाए और हमारी दर्द को फौरी तौर पे बेहतर करे, चाहे वो अर्थराइटिस में हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में हो, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप जा रहे हो तो हो, या किसी भी किस्म की हड्डी की इन्फ्लेमेशन हो, तो ये कहवा आपके लिए है। इसमें 1 गिलास पानी लिया, दालचीनी हर घर में मिल जाती है 2 से 3 अदद, लौंग 5 अदद,
अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा इसमें मैं ऐड करूँगा, तकरीबन 1 इंच का। अदरक एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, लौंग भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसके साथ साथ जो है वो दालचीनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। जिन लोगों के पास इजीली अगर ब्लूबेरी मिल जाए, अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए ब्लूबेरी एक मिरेकल का काम कर सकती है, टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकती है। हमारे यहाँ थोड़ा कम मिलती है, लेकिन जी मिलती है तो महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, लेकिन अर्थराइटिस के लिए भी और हड्डियों के लिए टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए ब्लूबेरी एक बेहतरीन करामत साबित हो सकती है, तो वो लिया जा सकता है। इफ यू लव योर पेरेंट्स, ठीक है, घर के बुजुर्गों को, तो मैं तो कहती हूँ आप जो और उनके लिए कुछ चीज़ें मंगवाते हैं ये मंगवा लें उनको, दे ब्लूबेरी। और अगर मैं दूसरी चीज़ ऐड करना चाहूँ तो कोई भी किसी भी इशू में ये जो त्रिफला का नुस्खा मैंने बताया, त्रिफल या तिरफला या एंटीटॉक्सिनिक पाउडर हर बहेड़ा आंवला का, ये लें, उससे बहुत ज़्यादा आपके बुजुर्गों को फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें मैंने 1 गिलास पानी लिया, लौंग ली, अदरक ली, दालचीनी ली और इसमें 6 पत्तियाँ और हरा धनिया की डाली और इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लैक्सीड ऐड कर दिया। ये कहवा बनाएं, 1 गिलास पानी को इतना पकाएं कि वो पौना रह जाए, 3/4 रह जाए और उसको छान के दिन में 1 मरतबा ले लीजिए, तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करेगा, दर्दों में फौरी तौर पे बेहतरी लाएगा, जो अकड़ाहट वाला दर्द हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और गर्म गर्म में लेंगे तो ऐसा लगेगा तो टकोर भी हो रही है ना, बिल्कुल टकोर हो, जो कि बहुत ज़्यादा टकोर की अगर आप बात करें तो एक बेहतरीन सा ऑयल बता देता हूँ जो कि इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करेगा, जोड़ों में दर्द किसी भी किस्म का हो, घुटने का हो या किसी भी मामले का हो, बच्चों को भी हो रही है गालिब, इन्फ्लेमेशन बच्चों को भी दे सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, आप घर में खुद बना रहे हैं तो आपको पता है कि क्या चीज़ है। इसमें मैंने 30 ml के करीब कलौंजी का तेल लिया, फ्लैक्सीड 1 चुटकी, सूंठ का पाउडर तकरीबन आधा चाय का चमचा, जी। और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये एक जड़ी बूटी होती है जिस तरह कागज़ जला हुआ होता है, इस तरह होती है, इसको रतन जौत कहते हैं। रतन जौत जो है वो तकरीबन इसमें 5 ग्राम के करीब इसको डालेंगे, इसको पकाएंगे इतना कि तेल जल जाए और इसको छान के रख लें। और ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्दों के लिए घर में बनाया हुआ तेल है जो कि आप किसी भी इशू पे लगा सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें, खुला हुआ जख्म नहीं होना चाहिए, कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं हो, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या किसी भी किस्म का ऐसा इन्फेक्शन हो तो उस पर नहीं लगेगा। ओके, वरना वैसे आपको हड्डियों में कोई तकलीफ हो तो आप जैसे मालिश है वो आराम से, इवन मोच आ जाए, मस्कुलर स्पैज़म हो, लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसमें हो, किसी भी चीज़ में ये आराम से अप्लाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा करामत है। सही, ठीक है, थैंक यू गालिब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बस आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो आजकल हम विटामिन डी के हम इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, ड्रिप्स भी आ गई हैं अब तो जाके, और उसके बाद ना हम डॉक्टर से पूछे बगैर हम ऐसी बहुत सारी जो है मल्टीविटामिन हम उनका इनटेक कर रहे होते हैं, ये ओवरडोज होना भी इज डेंजरस फॉर अस? यस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, ओवरडोज होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। देखें, अगर आपका विटामिन डी, देखिए बैलेंस तो होना चाहिए, ये सब एलिमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ट्रेसेस में होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस तरह आपने पेन किलर्स की, एनाल्जेसिक्स की बात की कि वो किडनी को अफेक्ट करते हैं, इसी तरह जैसा विटामिन डी, हालांकि किडनी जो है उसको बनाने में भी हमारी जो है उसमें एक्टिव फॉर्म उधर ही बन रही होती है, तो अगर आपका विटामिन डी लेवल एक्सीड करेगा तो किडनी स्टोन्स डेवलप होंगे, ठीक है, तो पेशेंट उस तरफ चला जाएगा, स्टोन्स डेवलप होंगे, इन्फेक्शन होगा, किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जो हमारे जिस तरह मसल्स हैं, इसमें जो है उसकी जो उसमें भी जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो सर, मैं कैल्सिफिकेशन की वजाहत चाहूँगा माजरत के साथ देखने वालों के लिए, जो मैंने सवाल भी किया था डॉक्टर साहब से, कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा करने से, तो कैल्सिफिकेशन की वजाहत कर दें प्लीज़। हाँ, कैल्सिफिकेशन ये है कि आपका जो कैल्सिफाइड एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल जगह से, अदर देन नॉर्मल जगह जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एक हार्ट भी है, हाँ, हार्ट है, किडनी है, कहीं भी, और हमारे मसल्स में भी स्पर भी हो जाते हैं। हाँ, स्पर हो जाते हैं। हाँ सर, मुझे तो लग रहा है कि इस पर हम एक और प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इससे निकल रही हैं, और जो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा भी बॉडी में बढ़ जाना, ठीक है, वो भी बहुत ही खौफनाक चीज़ है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई एम श्योर कि आज के शो से आप बहुत सारे लोगों की काफ़ी मुश्किलात में कमी ज़रूर आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।